नमस्कार। कल ही मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर पूजा अर्चना की और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसे कहते हैं कि जब समय बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट ही लेता है। और ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया है। देखिए, आवाजें मुखर होने लगी हैं, धीरे धीरे सही, लेकिन चीजें बिल्कुल साफ होने लगी हैं, एक्सपोज होने लगी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि सीबीआई जैसी एजेंसियां सत्ता के इशारे पर काम करती हैं। राजा जिसे चाहता है इनके थ्रू उसे परेशान करता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है कि भाई राजा जिसे चाह रहा है उसे परेशान करवा रहा है अपने गुलामों के थ्रू। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ साथ जो एक साथ पूरे देश में घटनाएं घट रही हैं वो भी महत्वपूर्ण है। समय ने दरअसल धीरे 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 उस पॉलिटिक्स को बेनकाब कर दिया, उस पॉलिटिक्स करने वालों को बेनकाब कर दिया जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाकर लोकतंत्र का गला घोट सकते हैं, विपक्ष के नेताओं का गला घोट सकते हैं, अपने विरोधियों का गला घोट सकते हैं। ये चीजें साफ हुई हैं और अदालत की जुबान से साफ हो रही, तो ये और महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कभी सीबीआई को के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन उससे इस टिप्पणी का महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि ये अदालत लगातार पीएमएलए के दुरुपयोग के बारे में बोलती रही है, ईडी को पर कटाक्ष करती रही है, सीबीआई के बारे में बोलती रही है। तो वो आरोप पुख्ता हुए हैं कि सरकार जिसको अपोजिशन को सेलेक्टिव ढंग से अपने एजेंसियों के थ्रू तंग करती है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, अगर समर्पण कर जाता है, तब तो वो ठीक है, अच्छे तरीके से अपना भविष्य देख सकता है, राजनीतिक भी और व्यक्तिक भी। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, थोड़ा रीढ़ की हड्डी वाला है, तो उसको फिर वो जेल जाना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है। हमने देखा है, संजय राउत को देखा है महाराष्ट्र में, वहां और भी मंत्री सब थे जो उद्धव सरकार में, उनको देखा है हमने। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद रिहा होते देखा है। और आपको देखिए अरविंद केजरीवाल भी जो जमानत पर छूटे। सब में क्या बात थी? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट आज तय कर रही है कि पीएमएलए के तहत भी ऐसा नहीं होगा कि जमानत जो है वो नहीं मिलेगा। माने बेल जो है, बेल देना एक ऐसी है कि बेल देना तो एक नियमित प्रक्रिया है और बेल देना एक अपवाद है। ये बात अदालत को पहले भी तो समझ में आनी चाहिए थी ना। तो जब अदालत जब देर से ये बात महसूस करती है, तब तक तो पूरे विपक्ष का गला घोंटा जा चुका है। तो वो समय, वो 5 साल का, फिर एक और 5 साल का वो जो समय पूरा बीता, उसमें अपोजिशन के साथ जो चीजें हुई, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हुई है। लेकिन ये चीजें बहुत देर बाद समझ में आ रही है, जो हम सब चीख चीख कर पैरेलल मीडिया में समझाते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए। उस चिंता के साथ आज अदालत आ रही है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, आप तो बहुत पहले से कह रही हैं, डंका पीट रही हैं, जोर शोर से कर रही हैं। अब अदालत भी आपकी हमारी बात की पुष्टि कर रहा है, ये बात है। ये सर, हमने जैसे देखा कि कल ही तस्वीर आई कि पीएम नरेंद्र मोदी सीजेआई के घर पर पूजा अर्चना कर रहे थे और आज ये खबर आ गई। कहाँ दुश्मनों के नाश की मनोकामना मांगे होंगे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। तो जिस तरीके से चुनाव के समय, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक नजरिया तो ये है जो स्मृति ईरानी आज बोल रही थी, या दूसरे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि दोनों की मुलाकात, सीजेआई और पीएम की मुलाकात पर इतनी लंबी चौड़ी बात बोली जा रही थी, और देखिए अरविंद केजरीवाल जी छूट गए तो सबकी मुंह पे ताले लग जाने चाहिए। गलत आशंकाएं जता रहे थे। गणेश जी की प्रतिमा पूजा करने के लिए दोनों इकट्ठा हुए थे और ये उन दोनों का हक है। एक नजरिया तो ये है, लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि बार बार ये आम आदमी पार्टी
कांग्रेस के साथ में तालमेल कर रही थी हरियाणा में, जी। और तालमेल लगभग होने वाला था और 5 सीटें बनते मिल रही, बनते टूट भी गया, बनते बनते टूट गया। तो बनते बनते क्या इसलिए टूट गया, देखिए 10 तारीख को ये सुनवाई होने वाली थी ना, 10 को अरविंद केजरीवाल रिहा होने वाले थे, और उसी तारीख को ये गठबंधन भी टूटा है, वो एक्सटेंड होके 13 हो गया है। आप समझिए, तो इसको जब हम अदालत से बाहर देखते हैं तो हम जरूर इसका अदालत को डाउट करने का एक हम पर इल्जाम आ सकता है, लेकिन अदालत को डाउट करने का प्रश्न नहीं है। ये अदालत में राजनीतिक हस्तक्षेप का ये प्रश्न है, जो नग्न रूप में दिख रहा है। जब सीजेआई और प्रधानमंत्री निजी मुलाकात कर रहे हैं तो वो नग्न रूप में दिख रहा है। तो हम क्यों नहीं माने कि ये तालमेल तोड़ने के लिए और उसके एवज में अरविंद केजरीवाल को छोड़ने के लिए कोई डील हुई हो। हम ये नहीं कहते कि ये सीजीआई से डील हुई हो, हम ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन एक कोई डील तो जरूर हुई हो सकती है। हम इस रूप में अगर देखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सीजेआई और पीएम के बीच की निजी मुलाकात किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुई है। ये छोटे से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के इंपैक्ट के लिए नहीं हुई है, हम ये मानते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसी बातें हो सकती हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा में बताया कि डॉक्टर रंजन गोगोई सीजेआई थे और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद चेन में घटनाएं घटी थी जो डाउटफुल रहे। तो आगे भी डाउटफुल रहने के आसार हैं बहुत सारे मामले। आज हम सीधे कहते हैं कि सेबी का मसला है। भाई हिंडनबर्ग फिर ट्वीट कर रहा है, बता रहा है, अदालत के फैसले के हवाले से बता रहा है, स्विट्जरलैंड के फैसले के हवाले से बता रहा है कि वो कह रहा है कि हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं वहां $310 मिलियन को वहां स्विस बैंक में है। और ये बता रहा है कि ताइवान में अडानी के लिए काम करने वाले स्टॉक्स का काम करने वाले जो शेयर वगैरह होता है, इसको काम करने वालों को वहां पर पूछताछ हो रही हो, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, जो जिनके लिए काम कर रहे हैं उसको विदेश में पूछताछ हो रही है। और जो सरगना बैठा हुआ है हिंदुस्तान में, वो इतनी स्वच्छंदता के साथ है कि सेबी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। सेबी सोई हुई है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, सुप्रीम कोर्ट सेबी को टाइट नहीं कर रहा है कि आप क्यों नहीं इस बात पर ये कर रहे हैं। सेबी को टाइम दिया गया था कि 3 महीने में रिपोर्ट दो, सेबी बैठे हुए रिपोर्ट, चिंता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का दिए हुए टाइम लिमिटेशन की भी चिंता नहीं। इतना पावर सेबी को कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा हो सेबी, ये दिख रहा है। इसलिए क्योंकि वो एक उद्योगपति के साथ में उसका वरद हस्त है, उनका म्यूचुअल लाभ का संबंध साबित हुआ है, जाहिर हुआ है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। तो इससे इस मामले में भी हस्तक्षेप बनता है कि अदालत इसी तरह चुप रहे, जो होता है होने दो। ये भी हो सकता है कि भाई मणिपुर पर आप कभी संज्ञान मत लेना, जो होता है होने दो, हम देख लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भाई आप कोलकाता में एक बच्ची के साथ में विभत्स घटना घटती है, उसका 4 दिन के भीतर संज्ञान ले लेते हैं, स्टेट पुलिस को 3-4 दिन भी काम करने नहीं देते हैं। सीबीआई, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दिया, सीबीआई लंबे समय तक अभी तक नहीं सोल्व कर पाया, और आप पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 3 दिन और 4 दिन में सोल्व कर दे। तो ये जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सेलेक्टिवनेस दिखता है, वो जहां पर कि सत्ताधारी दल बीजेपी है उसके साथ में एक नरमी दिखती है, उसके अप्रोच के साथ उनका अलाइनमेंट दिखता है, इनके फैसलों में, इनके संज्ञान लेने में, और अपोजिशन के साथ में नहीं दिखता है। तो ये सेलेक्टिवनेस तो सरकार से लेके, न्यायालय से लेके, एजेंसियों से लेके तमाम जगहों पर है। इसी सेलेक्टिवनेस का शिकार तो है देश का विपक्ष। लेकिन एक चीज हम देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई भी डिसीजन, कोई भी कदम बिल्कुल सही साबित नहीं हो रहा है। प्रेम कुमार सर, हम देख रहे हैं तमाम बिल गिर रहे हैं, सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरीके से लंका लग रही है। तो अब क्या लगता है, क्या ये मोदी के पतन का दौर है? लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कारण इसका यह है कि जनता इन बातों को जो हम लोग लगातार समझाते रहे, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। सोशल मीडिया ने लीड ले ली है। मैं थोड़ा सा रुक कर बताना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में
जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने पूरे मीडिया के संस्थानों पर कब्जा कर लिया। वही आता था जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, उनकी पार्टी चाहती थी। यहां तक कि पत्रकारों को जगह जगह जाने से रोक दिया गया, बंदिशें कर दी गई। तो किसी के पास कोई खबर नहीं, सूत्र के हवाले से खबर, और हर मिनट मिनट पर सूत्र फेल होते थे। पत्रकारिता की ये दुर्गति कर दी। तो उसके बाद अपोजिशन की आवाज आ ही नहीं रही थी। अपोजिशन 2014 के बाद 2019 में तो हताश निराश था, उसके पास कुछ भी नहीं था, किसके पास बताएं, क्योंकि जनता तक उनकी कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, मीडिया ही बीच में एक तरफा हो गया था। तो बाद में जब राहुल गांधी ने राजनीति को बदला, उन्होंने एक नवाचार किया, इनोवेशन किया, और वो इनोवेशन भारत जोड़ो यात्रा भी है। वो इनोवेशन अलग अलग ग्रुप से मिलना, अलग अलग समूह से मिलना, उनकी परेशानियों को समझना, सामने लाना, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के साथ में उनका बढ़ता कनेक्ट। और ये हालत हो गई है कि मुख्य धारा की मीडिया को सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है, और उस जगह पर भी उनका जो क्रेडिबिलिटी है इतनी खराब हो चुकी है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है सोशल मीडिया में। इस सोशल मीडिया में जो फायदा बीजेपी का आईटी सेल शुरुआती दौर में ले गया, और आलू इधर से डालो और सोना उधर से निकलेगा, उसको स्थापित कर गया, वो बीजेपी आईटी सेल से ज्यादा मजबूत अब अपोजिशन का की जगह है सोशल मीडिया में। अब अपोजिशन इस झूठ को का सामना करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि दो बातें हुई, एक जनता से कनेक्ट हुआ और दूसरा सोशल मीडिया में जगह बनाई अपोजिशन ने। तो इससे क्या हुआ, अब याद कीजिए इलेक्शन के समय में सब लोग निंदा कर रहे थे कि राहुल गांधी किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता या इंडिया गठबंधन के नेता इंटरव्यू नहीं दे रहे थे नेशनल मीडिया जो है उनको, और वो किसको दे रहे थे, सोशल मीडिया को दे रहे थे। वो जानते थे कि जिस मुख्य धारा की मीडिया ने हमें पूरे 5 साल और 10 साल बोलने नहीं दिया, उसको हम लोकसभा चुनाव के समय में हम उसको समय क्यों दें, हम उसका बिजनेस का कारोबार बढ़ाने में उनका साथ क्यों दें, हम सोशल मीडिया से बात करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी सफल हुई। तो अब जो है कि सारी चीजें जो उस समय बीजेपी के हक में जा रही थी, आज अब बीजेपी के अगेंस्ट में जा रही थी। बस बात एक है कि तब जनता को वो समझा पा रहे थे और आज जनता को अपोजिशन समझा पा रहा है। ये फर्क आ गया है, इसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है। यही कारण है कि जो उनके 240 का जो फिगर आया, 240 का फिगर इस माहौल में आया कि ये सरकार तो आएगी ही, चाहे कुछ कर लो भाई, ये सरकार 400 पार करेगी वाले माहौल में आया 240। अगर वो माहौल मीडिया ने नहीं बनाया होता, अच्छे विश्लेषकों का आत्मविश्वास डोल गया था, जो हमें तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था जिस दिन काउंटिंग हो रही थी सुबह में, कि जो मैं हमेशा बोलता रहा हूं आज क्या होने वाला है, डर लग रहा था। तो वो स्थिति थी, तो लोग बोल नहीं पा रहे थे, और हम रिस्क लेकर बोल रहे थे, आप रिस्क लेकर बोल रही थी, दिखा रही थी, बता रही थी, तो क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो इसके बावजूद जब 240 का फिगर आया तो जनता को लगा अरे हम तो कर सकते थे, हम तो इस सरकार को हटा सकते हैं, हमसे कुछ गलती हुई तो वैसे वोटर्स जिन्होंने ये मान करके कि ये सरकार तो आ ही रही है, वोट किया होगा, अब वापस उनको वोट करने वाले नहीं है। तो ये जो दिख रहा है, दिखेगा आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, सारे चुनाव में, बिहार तक सब दिखेगा। बीजेपी एक भी चुनाव इसमें से जीतने जा रही है इसका नजर नहीं आ रहा है। एक भी चुनाव नहीं जीत रही है, एक भी चुनाव, अब एक भी चुनाव बीजेपी जीते तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हालात बन गए हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है इसका असर कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। राहुल गांधी का कहना बहुत सही है कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। 240 आया, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, और इस तरह कॉन्फिडेंस तोड़ा कि जय श्री राम का नारा भूल गए। जय श्री राम पर भी अविश्वास हो गया उनको,
उनको सर लगता था। इसीलिए मैं जी ये बात पूछ रही हूँ कि मोदी का कोई भी डिसीजन सही क्यों नहीं साबित हो पा रहा है। तमाम बिल गिर रहे हैं, लेटरल एंट्री वाला भी देखिए निरस्त हो गया, फिर अब ये तमाम चीजें देख रहे हैं, नई संसद में पानी भर गया, राम मंदिर में पानी चूने लगा, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वो एक तरीके से दिख रहा है कि अब समय ठीक नहीं चल रहा है नरेंद्र मोदी का। और अब बहुत जल्द हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि शायद नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कहना पड़े सत्ता को। अब देखिए, इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बताए, राम मंदिर में पानी टपकना, बिल्कुल। संसद भवन नई में पानी संसद में टपकना, नई संसद भवन में, और पुल का लगातार हर दूसरे दिन ब्रिज गिर रहे थे, कोलैप्स अभी कर रहे थे, बनारस में विश्राम गृह बनवाया, वो गिर गया, विश्राम गृह बनारस में गिर गया, हो गई। सड़क का धंसना, लाइट का चोरी होना, शिवाजी की मूर्ति का गिरना, ये सबसे बड़ा ये यूनिटी, वो वल्लभ भाई पटेल जी वाला जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां तक जाने वाले रास्ते इस तरह से उखड़ रहे थे जैसे सड़क में साड़ी सूखने कोई दिया हो और साड़ी उठा रहे हो, इस तरह से कपड़े सूखने देते हैं ना सड़क पे, उस तरीके से सड़क उखड़ रही थी। इनके बीच में आपने एक तस्वीर देखी होगी, आज बड़ी चर्चा में है, निर्मला सीतारमण गई थी बीते दिनों, उनके सामने एक मिठाई वाले ने बताया कि भाई इस चीज का जीएसटी 18%, इसका जीएसटी 0%, इसका जीएसटी 12%, हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं, हमारे अफसर भी फेल कर जाते हैं, उन्होंने बताया। बाद में ये हुआ कि उस व्यक्ति को डराया गया, धमकाया गया, और वो आकर के वापस इनसे माफी मांगते हैं। ये बात भी चाहिए, चलिए ये पर्दे के पीछे बात रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन माफी मांगते हुए उन तस्वीरों को ये लोग खुद सबके सामने बता रहे हैं और इसको अपनी तारीफ समझ रहे हैं। आप समझिए, सवाल करने वाले को आप माफी मांगने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विवश कर रही है, मजबूर कर रही है, और इसको वो अपनी शान समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस दोनों वीडियो को देख के निर्मला सीतारमण को कोई तारीफ नहीं करेगा, उनके लिए खराब शब्द ही बोलेगा, खराब धारणा ही बनेगी और पूरी सरकार के लिए बनेगी। तो ये चीजें हुई हैं। सहयोगी दल जो बोल रहे हैं, सहयोगी दल क्यों नहीं बोलेंगे? उनके सहयोग से सरकार बन रही है, और कोई कानून आप बनाएंगे, जिसके लिए कानून बनाएंगे उसको पूछेंगे ही नहीं, तो सहयोगी दल नहीं बोलेगा। नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे कि भाई मुसलमान आपको वोट ना देते हो लेकिन हमको तो देते हैं, तो वक्फ बोर्ड बिल का आप पास कर देंगे बिना जेडीयू से पूछे और बिना मुसलमानों से पूछे। हम कैसे सोशल मीडिया का मुंह भी बंद करने के लिए बड़े प्रयास हुए, ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रहे थे, वो भी गिर गया। कुछ हो ही नहीं रहा है इनके मन का, जो ये चाह रहे हैं वो सब कुछ तो बर्बाद हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद पूजा पाठ करने भी इसीलिए गए थे सीजीआई के घर पे कि शायद अभय दान मिल जाए, लेकिन लीजिए अगले दिन ही नुकसान हो गया। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, हरियाणा जा नहीं रहे मोदी। और हमने कहा भी है कि गणपति बप्पा जब महाराष्ट्र में इनको पराजित करेंगे तो गणपति बप्पा की पूजा भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो हरा देते हैं उनको याद नहीं करते। भगवान भी इनके चुनावी हैं, पूजा अर्चना भी चुनावी है। तस्वीरें ना हो तो पूजा अर्चना भी ना करें। कभी घर में वो पूजा कर रहे हैं ऐसी तस्वीर आई क्या? नहीं आती है। वो पूजा करते ही नहीं घर में, वो केवल पूजा वहीं करते हैं जहां कैमरे लगे होते हैं, आयोजित करते हैं, प्रायोजित करते हैं। तो ये बातें ना, दरअसल ये मेरी तरफ से आलोचना नहीं है, हम तो बस दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें अब जनता को चूंकि समझ में आने लगी है, दिखने लगा है, तो सहयोगी दल भी उनको अपने सहयोग देने की कीमत वसूलते हैं। भाई चंद्रबाबू नायडू तो खुलेआम बोलते हैं पैसा दोगे तो समर्थन करेंगे, तो वो समर्थन का पैसा ले रहे हैं। ये इस हिसाब से ये चल रहा है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं, एक वैकल्पिक राजनीति जो खड़ी हुई है वो बहुत मजबूती से खड़ी है। आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसमें बीजेपी की हालत बहुत पतली है। हरियाणा तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर के एक उदाहरण के तौर पर वो बन रहा है कि पिछले 10 साल में बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए उनकी पार्टी में किसी की जुबान नहीं होती थी। आप किसी को भी प्रत्याशी बना दीजिए, किसी का भी आप टिकट मत दीजिए, छीन लीजिए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। हरियाणा ने उस
चीज को खत्म कर दिया है। और ये नेतृत्व के प्रभावहीन होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब नेतृत्व प्रभावशाली रह नहीं गया है, उनको अपनी पार्टी से चुनौती मिल रही है, सहयोगी दल उनकी बात नहीं मान रहे हैं, अपोजिशन ने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। खुलकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही पुराने ढर्रे पर आप उनको देश विरोधी साबित कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही है। एक बात और कही जा रही है कि 3 राज्यों के चुनाव में अगर 2 राज्य भी इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हो जाती है तो भी नरेंद्र मोदी का सत्ता से बाहर जाना तय है, क्योंकि अंदर ही अंदर विरोध और ज्यादा तेज हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात मैंने बहुत पहले से एक आकलन कर रखा है, जैसे ही चुनाव नतीजे आए थे, कि ये सरकार कब तक चलेगी। तो इसमें हमने ये पाया है कि वेरी फर्स्ट डे से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और राहुल गांधी जी की पार्टी इलेक्शन मोड में है। दोनों को अंदर से चाहिए चुनाव, अपोजिशन को भी चाहिए इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव, और सत्ताधारी दल को भी चाहिए। तो ये लोग खुल करके खेल रहे हैं। तो आप जो प्रश्न कर रही थी कि बहुत सारे बिल, बहुत सारे इनिशिएटिव्स उनके वापस हो गए, तो उसमें भी उनका मकसद ये है कि हम इनिशिएट करते हुए जनता के पास दिखें, क्योंकि हम तुरंत चुनाव में जाना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि हमको आप बहुमत दीजिए, तब हम वो सारी चीजें करेंगे, आपने बहुमत नहीं दिया तो हम नहीं कर पाए, ये वो बताना चाहते हैं। जैसे कभी राम मंदिर के मामले में वो बताया करते थे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि राम मंदिर के समय जो बीजेपी की विश्वसनीयता थी और बनती गई और मजबूत होती गई, आज विश्वसनीयता बीजेपी की खत्म होती और कमजोर होती चली गई है। आप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। आपको लोग इसी रूप में देखेंगे कि आपको जरूरत पड़े तो आप चंद्रबाबू नायडू का समर्थन ले लेंगे, उनके साथ में सरकार बना लेंगे, जो मुसलमानों के लिए खास घोषणा करते हैं, जो जिसके आप विरोधी हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप पीडीपी से भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप किसी पार्टी को तोड़ सकते हैं, किसी का घर तोड़ सकते हैं, परिवार को लड़ा सकते हैं। इस रूप में इनकी छवि बनी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शाह के नेतृत्व में आज अपने सबसे कमजोर फेज में है। और आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव नतीजा बता देगा। और मैं ये कह रहा हूं कि नतीजे सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई जीत गया और कोई हार गया, कोई साफ कर गया और कोई साफ हो गया, ये वाला चुनाव होने वाला है जी। अच्छा सर, अभी अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, नरेंद्र मोदी तो हरियाणा जा ही नहीं रहे। न जाने क्या कारण है कि मणिपुर की तरह हरियाणा भूल ही चुके हैं, बल्कि चुनाव के समय पर तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले जाते हैं। हालांकि खिलाड़ियों से बातचीत करके कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रही है बात। ना प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? हरियाणा से इतना दूर दूर क्यों है नरेंद्र मोदी? क्या उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, या फिर अब पार्टी को ये लगने लगा है कि अगर नरेंद्र मोदी से प्रचार करवाएंगे तो वो हार जाएगी, ये कारण है? या फिर दूसरा कारण है कि अंदर ही अंदर हार स्वीकार कर लिया है, इसीलिए सब कुछ खट्टर के ऊपर छोड़ दो, जो होगा हारेंगे तो खट्टर के सहारे और जीतेंगे तो मोदी जी तो वही है, वो जीतने वाले। देखिए, परिस्थिति कैसे बदलती है। पहले बीजेपी वाले बोला करते थे कि राहुल गांधी को ले आओ, चुनाव प्रचार करवाओ, हम अपने जीत जाएंगे। राहुल गांधी को पंजाब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पंजाब जाएंगे तो कांग्रेस हार जाएगी। फिर राहुल गांधी नहीं गए तब भी हारी, लेकिन प्रचार इस रूप में होता था कि राहुल गांधी अगर जाएंगे तो कांग्रेस हार जाएगी। आज क्या हुआ है? एकदम वही बातें उलट गई हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाओगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी, चुनाव हार जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में जहां जहां नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं की, हार मिली। उत्तर प्रदेश में वही हाल दिखा, बिहार में वही हाल दिखा। नरेंद्र मोदी जी इवन राजस्थान में बांसवाड़ा वगैरह में जहां वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, मुस्लिम विरोध में भाषण दे रहे थे, मुस्लिम लीगी बता रहे थे, उन सब जगह चुनाव हारी बीजेपी। सूरत बोल रहे हैं, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जो एक ही सीट हारे, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने सभा की थी। तो ये सारी स्थिति जो है बदली। आज क्या है कि पोस्टरों में हरियाणा में बीजेपी के किसी नेता में दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके वोट मांग लेंगे। गायब है। जो पोस्टर हैं उसमें लोकल लोग हैं, कमल का फूल है, आप नहीं है नरेंद्र मोदी। पहले क्या था?
कि पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देना है, बड़ी फोटो हमारी सरकार, बीजेपी भी नहीं बोलते थे, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, इस तरह की बातें होती थी। आज ये सारे नारे जुमले बन चुके हैं और उसका प्रभाव खत्म हो गया है। लोग ऐसे नारे लगाना नहीं चाहते, फोटो भी सामने उनका नहीं लगाना चाहते। ये है तस्वीर का बदलना। अब लोग जानते हैं कि मोदी जी को बुलाएंगे, वोट अगर हम चुनाव प्रचार कराएंगे तो हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि उनको मत बुलाओ, पैसा भी खर्च होगा और चुनाव भी हार जाएंगे। सर, अब केजरीवाल बाहर हैं, हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना क्या कुछ संदेश दे रहा है? देखिए, केजरीवाल हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी का बड़ा संगठन होता तब तो जरूर असर पड़ता, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता। लेकिन हरियाणा में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में रह करके आम आदमी पार्टी लड़ी और आम आदमी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई और उस बढ़त में भी इंडिया गठबंधन की ताकत है। तो प्रभाव के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी का प्रभाव ऐसे ही 2-4 सीटों पर दिखता है, लेकिन कई सीटों पर वो उनका वोट निर्णायक हो सकता है। तो वो वोट जो निर्णायक होगा, जिससे किसको नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इस बात को आमतौर पर यह धारणा है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन इसको हम समझाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। मायावती जी चुनाव में थी तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? मेरा मानना है कि जो बीजेपी की सीटें घटी और बहुत ज्यादा घटी और इंडिया की सीटें जो आई बहुत ज्यादा आई, तो इसके पीछे मायावती जी का वोट बैंक का खिसकना था। लेकिन दिखने में यह भी लगता है कि मायावती जी के कारण बीजेपी को 10 से 12 सीटें ज्यादा मिल गई। अगर उनका वोट बैंक अगर इधर आ जाता तो इंडिया गठबंधन जीत जाता और बीजेपी हार जाती। तो ये दोनों स्थिति दिखेगी कि 10-12 सीटों पर बीजेपी को मायावती जी ने फायदा पहुंचा दिया और ज्यादातर सीटों पर मायावती जी ने इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया। ये दोनों चीजें। वैसे ही हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रभाव उतना व्यापक नहीं है कि कोई बड़ा वोट बैंक है 15% टाइप से, जैसे मायावती जी का रहा है। इसलिए ये इम्पैक्ट बहुत छोटा होगा। 1000-1500 वोट का एवरेज आप मान सकते हैं कि 90 सीटों पर, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर 90 सीटों पर 1000-1500 का होता है तो उतना वोट फर्क पड़ सकता है, लेकिन उससे वो कुछ नुकसान बीजेपी का होगा, कुछ कांग्रेस का हो सकता है, होगा। तो कुल मिलाकर के ये नल हो जाएगा ये इम्पैक्ट। अगर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप किसी के लिए भी प्रभावी या प्रभावशाली नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरीके से ये बात तो पता चल गई कि आने वाले चुनावों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है और बीजेपी की हालत खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण क्या है, उसी पर चर्चा कर रहे थे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि सरकारी एजेंसियां किस तरीके से सत्ता के इशारे पर राजा के कहने पर लोगों को परेशान करती हैं। इस पर चर्चा करते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर नई चर्चा के लिए। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।